श्री रमेश खन्ना जी, नरेंद्र मदान जी और विजयपाल जी से मेरा निवेदन तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को हमारी ओर से ये भेंट देने की कृपा करें। मित्रों, ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज देश के दो शीर्षस्थ नेता देश के व्यापारियों का दुख दर्द समझने के लिए हमारे बीच में आए हैं। मैं व्यापारियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। इससे पूर्व कि मैं उनको यहां आमंत्रित करूं, मैं उनके ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूं। 65 वर्षों में देश के 6 करोड़ से अधिक व्यापारी जो 25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार करते हैं, देश की जीडीपी में 15% का योगदान है और जिसकी वार्षिक ग्रोथ रेट 15% है, किसी भी सरकार ने व्यापारियों को अपनी प्राथमिकता पर नहीं रखा। आज उद्योग की बात करें तो उद्योग के लिए एक पॉलिसी है, उसके लिए एक मंत्रालय है। मजदूर की बात करें तो उनके लिए पॉलिसी है, उनके लिए मंत्रालय है। लघु उद्योग की बात करें तो उनके लिए पॉलिसी है, उनके लिए मंत्रालय है। किसान की बात करें तो उनके लिए पॉलिसी है, उनके लिए मंत्रालय है। लेकिन 6 करोड़ व्यापारियों के लिए ना कोई पॉलिसी है, ना कोई मंत्रालय है। और जितना बड़ा योगदान देश का व्यापारी देता है, उसके बदले में व्यापारी को 35 साल के अंदर क्या मिला? व्यापारी को मिला 2 दर्जन से अधिक टैक्स और अन्य प्रकार के कानून। व्यापारी को मिला दर भ्रष्टाचार और करों के जाल से जकड़ा हुआ व्यापारी। 35 सालों में हमने जब भी देश पर कभी कोई विपदा आई, कोई आपदा आई, तो देश का व्यापारी हमेशा आगे से आगे बढ़कर के उसने अपना सहयोग दिया है। और हमारा ये मानना है कि सरकार को यह तय करना चाहिए कि उन लोगों का ध्यान रखा जाएगा जो पॉलिसी से धन कमाते हैं, या उन लोगों का ध्यान रखा जाएगा जो पुरुषार्थ से धन कमाते हैं। हमारे देश में एक बड़ा वर्ग है जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है और नीतियां प्रभावित करके उनसे धन कमाता है। और एक देश का ये व्यापारी वर्ग है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है जो पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ से पैसे कमाता है। और इसके अलावा ये भी हमें ध्यान करना होगा कि हमें टैक्स की कंप्लायंस ज्यादा महत्वपूर्ण है या व्यापारियों का व्यापार बढ़ता रहे, देश की अर्थव्यवस्था को उसमें लाभ मिले, वो ज्यादा है। ये बड़े सवाल हैं जो हम देश भर के व्यापारियों के दिमाग में गूंजते हैं। और हमारी नेशनल गवर्निंग काउंसिल ने इस पर काफी विचार विमर्श करके एक 10 सूत्रीय नेशनल चार्टर बनाया है। मैं उस चार्टर के 10 सूत्र पढ़ देता हूं और मैं आदरणीय नरेंद्र भाई से और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से निवेदन करूंगा कि उस चार्टर पर जरूर वो अपनी राय व्यक्त करें। हमारा मानना है कि देश के व्यापारियों के लिए एक नेशनल ट्रेड पॉलिसी बनाई जाए और उनके लिए पृथक रूप से एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल ट्रेड का गठन हो। केंद्र में और प्रत्येक राज्य में एक ट्रेड बोर्ड बनाया जाए जो डोमेस्टिक ट्रेड को रेगुलेट करे। मुझे ध्यान है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता में बनी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने रिटेल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की सिफारिश की। तो मैं अपने दोनों नेताओं का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं। आज अभी कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने जो एक कमेटी बनाई थी, डॉक्टर नचिकेत मोर कमेटी, उस नचिकेत मोर कमेटी ने एक रिपोर्ट दी और उसमें यह कहा कि देश के 90% छोटे व्यापारी और लो इनकम ग्रुप बैंक की सुविधाओं से महरूम है।
रूरल और अर्बन एरिया में 60% से अधिक छोटे व्यापारी या लो इनकम ग्रुप का कोई बैंक अकाउंट से लेना देना नहीं है, उनका कोई फंक्शनल बैंक अकाउंट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता देने के लिए पृथक रूप से एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए, जिसमें काफी तकलीफ न हो और कोई व्यापारी चाहे तो उसे आसानी से कर्ज ले सके। और उसके लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और कोऑपरेटिव बैंक ऑलरेडी हमारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। एक नीति ऐसी बन जाए कि प्राइवेट बैंक अलग हो जाए, एनबीएफसी और कोऑपरेटिव हाउसिंग अलग हो जाए और उनके लिए सेपरेट गाइडलाइंस बन जाए, तो देश के व्यापारियों को एक बड़ी सुविधा हो जाएगी। हमारा निश्चित यह मानना है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी को और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को कि रिटेल व्यापार में एफडीआई का जब से उन्होंने विरोध किया है, देश का व्यापारी उनका अभिनंदन करता है। लेकिन एफडीआई रिटेल से भी एक बहुत बड़ी चुनौती जो अभी भारत सरकार ने हमारे सामने रखी है, वो ई कॉमर्स में एफडीआई इन रिटेल को अलाउ करने की बात कही और भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अभी एक डिस्कशन पेपर इशू किया है। तो हम ये चाहते हैं कि अभी एक स्टडी के अनुसार पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल ई कॉमर्स का व्यापार 62% की वृद्धि हुई है। तो ये जो ई कॉमर्स है ये कहीं ना कहीं हमारे छोटी मार्केटों को प्रभावित करता है। तो एफडीआई इन रिटेल के साथ साथ एफडीआई इन रिटेल इन ई कॉमर्स पे भी रोक लगाई जानी चाहिए और उसके साथ साथ छोटे व्यापारियों को किस तरीके से अपग्रेड और मॉडर्नाइज किया जाए उसके लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि जो इस समय का टैक्स स्ट्रक्चर है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उस टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया जाए, उसको रैशनलाइज किया जाए और यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम चाहे वो जीएसटी लगे या कोई दूसरा लगे उसको लगाया जाना तुरंत जरूरी है। वैट के कारण से देश भर के व्यापारियों को बहुत परेशानी होगी। देश में 35% से अधिक वुमेन एंटरप्रेन्योर है। उन वुमेन एंटरप्रेन्योर महिला और उद्यमियों को भी सशक्त बनाने के लिए एक अलग से पॉलिसी बनाई जानी जरूरी है। व्यापारियों के ऊपर 30 प्रकार से अधिक कर एवं अन्य कानून लागू है। एक कानून 1840 का है, एक कानून 1957 का है, एक कानून 1932 का है। ऐसे सभी कानूनों की पुनर्समीक्षा के लिए पुनर्समीक्षा आयोग बनना चाहिए और जो कानून अप्रासंगिक हो गए हैं उनको रद्द किया जाना चाहिए और जो बाकी कानून है उनमें समय के अनुसार संशोधन किए जाने चाहिए। और श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ बैठे, मैं उन्हें ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने उनकी अध्यक्षता में वायदा कारोबार को रेगुलेट करने के लिए या उस पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई थी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी बहुत विस्तृत सिफारिशें प्रधानमंत्री को दी। लेकिन मुझे साथ में कहते हुए ये भी खेद है कि मेरी जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ने या देश की सरकार ने नरेंद्र मोदी कमेटी की सिफारिशों पर आज तक ध्यान नहीं दिया। तो मैं डॉक्टर जोशी से और नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा कि नरेंद्र मोदी कमेटी की जो सिफारिशें हैं वायदा बाजार को लेकर के उन पर ध्यान देना चाहिए और उसी से एपीएमसी एक्ट को लेकर के जो उसमें एक रिफॉर्म की जरूरत है वो रिफॉर्म भी होने चाहिए और अंतिम रूप से व्यापारी को टैक्स कलेक्टर का दर्जा दिया चाहिए। हम भी अवैतनिक कर्मचारी है भारत सरकार के जो सरकार के लिए राजस्व इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए हमें इंश्योरेंस की सुविधा दी जाए सरकार द्वारा, हमें मेडिकल बेनिफिट दिए जाए, 60 वर्ष की आयु के बाद व्यापारियों को सरकार पेंशन दे और टैक्स जब हम कलेक्ट करें उसमें हमें एक इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो ये 10 सूत्रीय चार्टर हमने तैयार किया है और मुझे आशा है कि जिस प्रकार का दिन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का है और नरेंद्र मोदी जी का है जो व्यापारियों के लिए धड़कता है, तालियां तो मैं कम से कम बात करूं। तो आज निश्चित रूप से श्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हमें बहुत कुछ दे करके जाने वाले हैं। इस आशा और विश्वास के साथ मैं ये चाहकर उनको देश भर के व्यापारियों की ओर से समर्पित करता हूँ। अग्रवाल जी, इस पैनल से मैं कहूँगा कि वो कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मित्रों,
हम सब लोग अपना व्यापार करते हैं और एक समस्या जो हम सब लोगों के सामने अक्सर रहती है वो रहती है कि हम व्यापार करने के लिए पैसा कहाँ से लाएं और उस पैसे का जुगाड़ कैसे करें। जो बैंक है वो हमको कर्जा नहीं देते। हम किसी बैंक के पास चले जाए और उससे कहे कि हमें व्यापार करने के लिए पैसे दे दो, तो वो कहता है कि आपके पास गिरवी रखने के लिए क्या है पहले ये बता। और एक लंबी चौड़ी को जिस समय पकड़ा देते हैं कि अपनी 5 साल की बैलेंस शीट लाओ, अपना ये लाओ, अपना वो लाओ, और उसके बाद भी बैंकों से कर्जा नहीं दिया। मैं बीसी भट्टे से निवेदन करूंगा, फिर मैं मंच पर आ जाएंगे। ऑल्टरनेट फाइनेंशियल कंसल्टेशन है, बीसी भट्टे भी इसको श्री रमेश खन्ना जी से निवेदन, फिर मैं मंच पर आ जाए। अभी जैसा मैं सुबह कह रहा था, रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने जब पदभार ग्रहण किया तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रिजर्व बैंक के हैं डॉक्टर नचिकेत मोर, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जो इस बात को देखेगी कि जो छोटे व्यापारी हैं देश में, उन्हें व्यापार करने के लिए वित्तीय सहायता या वित्तीय सुविधा मिलती है अथवा नहीं मिलती है। डॉक्टर नचिकेत मोर कमेटी ने काफी काम किया और अपनी एक रिपोर्ट रिजर्व बैंक के गवर्नर दी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि देश में 90% छोटे व्यापारी का बैंक से कोई संबंध नहीं है और रूरल और अर्बन एरियाज में 60% से अधिक व्यापारियों का कोई फंक्शनल बैंक अकाउंट नहीं है। सरकार अर्थव्यवस्था के जो अन्य क्षेत्र है उन सबको बड़ी मात्रा में सब्सिडी भी देती है, उनको टैक्स में रियायत भी देती है, कस्टम ड्यूटी में छूट भी देती है। अगर उन पर 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो विजय माल्या जैसे का, तो कोई भी बैंक 10,000 करोड़ रुपए और विजय माल्या को देने को तैयार हो जाता है। लेकिन यदि हमारे छोटे व्यापारी को 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी चाहिए हो तो वो बैंकों से नहीं मिलता। यदि सरकार एक ऐसी नीति बनाए जिसमें एक वैकल्पिक वित्तीय ढांचा खड़ा किया जाए, जिसको हम ऑल्टरनेट फाइनेंशियल मैकेनिज्म बोलते हैं, अगर वैसा वित्तीय ढांचा खड़ा किया जाए तो हमें व्यापार करने में सुविधा होगी। हमें तत्काल अपना व्यापार करने के लिए 10-20 लाख रुपए चाहिए तो हमें उस वैकल्पिक ढांचे से मिल जाएंगे। अगर सरकार ने ऐसा पहले किया होता तो आज हम सब व्यापारी जो देश में 20 लाख करोड़ रुपए का व्यापार कर रहे हैं, देश में 40 लाख या 50 लाख करोड़ रुपए का व्यापार कर रहे होते। लेकिन पैसे के अभाव में हमारे व्यापार की गति रुक जाती है। तो हमने अपने चार्टर में भी ये मांग की है और जिस मांग को हम जोरदार तरीके से उठाने वाले हैं कि व्यापारियों के लिए अलग रूप से एक अलग प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए और उस बैंकिंग व्यवस्था से अगर मेरे व्यापारी को व्यापार चलाने के लिए अगर पैसा चाहिए तो उससे ज्यादा डिटेल भी मांगी जाए और आसान शर्तों पर कम ब्याज पर उसको पैसा उपलब्ध कराया जाए। ये मांग हमने रखी है और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने इस मांग का समर्थन किया है। हमने देश की और पॉलिटिकल पार्टियों से भी बात की
और वो भी अपने मैनिफेस्टो में इस बात को अंकित करने लगे। अभी इस सत्र में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर इस देश के व्यापार को बढ़ाना है तो यदि बड़े बैंक बड़े उद्योगपतियों को वित्तीय सहायता देते हैं तो हम छोटे व्यापारियों को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है और सरकार उसके लिए एक ऑल्टरनेट फाइनेंशियल मैकेनिज्म की स्थापना करे। हमारे छोटे व्यापारियों में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, लेकिन उनके यहाँ फॉर्मेलिटीज उतनी नहीं है जितनी फॉर्मेलिटी सरकारी बैंकों में है। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि यदि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक अलग से गाइडलाइन बनाई जाए और यदि उनको बाजार से इक्विटी रेज करने की परमिशन दी जाए तो मुझे लगता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो सकता है। मैं इस नोट के साथ कि सरकार जब तक ऑल्टरनेट फाइनेंशियल मैकेनिज्म बनाए तब तक जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है और जो कोऑपरेटिव ग्रुप्स है, कोऑपरेटिव बैंक है, उनकी वर्किंग को रेगुलेट करने के लिए उनको एक अलग दर्जा देते हुए और उनके लिए सेपरेट गाइडलाइंस पर एक लाठी से सबको नहीं हाथ लगा सकता। 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी वाले के लिए भी वही नॉर्म और 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी वाले के लिए भी वही नॉर्म, वो व्यापारियों को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। तो मेरा ये प्रस्ताव है इस सदन से कि हम लोग मिलकर के इस कन्वेंशन में इस मांग को बल दें कि देश के छोटे व्यापारियों को व्यापार करने के लिए आसान शर्तों पर कम ब्याज दर पर पैसा मिल जाए, इसके लिए ऑल्टरनेट फाइनेंशियल मैकेनिज्म को डेवलप किया जाए। जो सरकारी बैंक हैं वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। ये बात सरकार की जो समिति है, डॉक्टर नचिकेत बोर्ड कमेटी, उसने भी इस बात को कहा है। तो मैं अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो इस नोट के साथ इस सेशन को शुरू करें कि ऑल्टरनेट फाइनेंशियल मैकेनिज्म इज द नीड ऑफ द आवर। इफ रियली the small traders need to grow in their respective business, easy finance should be made available to them by developing an alternate financial mechanism. और उस मैकेनिज्म की जो भी गाइडलाइंस हो वो ऐसी हो कि वो उस मैकेनिज्म के अंदर काम करने वाली जो कंपनियां हैं उनको भी लाभ हो जाए और व्यापारियों को आसान तरीके से लोन। तो मैं अपनी इस ओपनिंग रिमार्क के साथ इस सेशन में डीसी भटिया जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और इस सेशन को वो चलाए। रमेश खन्ना जी भी इस सेशन पे बात करेंगे। और मैं निवेदन कर रहा हूँ मिस्टर विक्रम राजा, प्लीज कम ऑन द डायस। मिस्टर केमोन, प्लीज कम ऑन द डायस। वी हैव विद अस फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर एंड a representative from DMK, Mr. A. Raja with us. He is coming in next 5 minutes. I will request Mr. Vikram Raja and K. Mohan to come on the dais and take their chair. And Mr. Balu from Pondicherry. और मैं अब ये सेशन हैंड ओवर कर रहा हूँ श्री DC भटिया।